देखिए, आमतौर पर हम जब भी किसी को नॉमिनी बनाते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि हम नॉमिनी उसको बनाएँगे जिसको मरने के बाद हमारा पैसा या फिर हमारी संपत्ति मिल जाए, ठीक है? और यही सोच के हम किसी का नाम नॉमिनेशन फॉर्म में भरते हैं। पर दोस्तों सच्चाई ये है कि नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में रखे हुए हैं और आपने नॉमिनी में लिखवाया हुआ है किसी का नाम, तो उस नॉमिनी वाले बंदे को जिसका नाम आपने लिखवाया है उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। 1 करोड़ में से वो 1 रुपए का भी हकदार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बताऊँगा कि डिफरेंट सेक्टर्स में नॉमिनेशन के क्या रूल्स होते हैं और किस सेक्टर में नॉमिनी को पैसा मिलेगा और किस सेक्टर में नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, इसी टेबल के माध्यम से आप समझ जाएँगे बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों बैंक, एफडी और पीपीएफ के केस में। देखिए यहाँ पर आप जिसका भी नाम नॉमिनी में लिखवाओगे, उसको यहाँ पर पैसा नहीं मिलने वाला। दोस्तों पैसा नहीं मिलने वाला का मतलब ये है कि वो पैसे का हकदार नहीं है, वो पैसा खर्च नहीं कर सकता। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि जो बैंक है, जो एफडी है, वो पीपीएफ है, वो नॉमिनी को पैसा ट्रांसफ़र कर दे क्योंकि आपने उसका नाम लिखवाया था। पर गवर्नमेंट के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो नॉमिनी है, वो उस पैसे का हकदार नहीं होता, वो उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता। मतलब कि बैंक नॉमिनी को दे देगा पैसा और नॉमिनी उस पैसे को अपने पास सँभाल कर रखेगा और उस पैसे को वो बाद में ट्रांसफ़र कर देगा किसको? लीगल हायर्स को या फिर अगर कोई विल बनी हुई है और विल में जिसका नाम है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है? नॉमिनी अपने पास पैसा रख सकता है पर उसको खर्च नहीं कर सकता और उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लीगल हायर्स को, उसमें से वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है, पैसे खर्च करता है, तो उसे वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा और वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर सोच समझ के आप किसी को भी नॉमिनी बनाएँ, अगर आप बैंक में, एफडी में या फिर पीपीएफ में किसी को नॉमिनी बना रहे हैं तो। इसके बाद हम आते हैं सेकंड जो आइटम है वो है आपका पॉलिसी। देखिए चाहे आपने एलआईसी करवाई हो या किसी प्राइवेट कंपनी से आपने पॉलिसी ली हो, उस केस में दोस्तों नॉमिनी को यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। सेम बैंक वाली कंडीशन है, नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा लीगल हायर्स को और या फिर अगर कोई विल बनी हुई है तो उसको पैसा मिलेगा। ठीक है? यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही है कि नॉमिनी उस पैसे को रख सकता है पर उसको वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उस पैसे को वो खुद खर्च नहीं कर सकता, वो उसका मालिक नहीं है, सिर्फ़ वो एज़ अ केयर टेकर, एज़ अ ट्रस्टी उसको रख सकता है। ठीक है? इसके बाद दोस्तों हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि हमारा ईपीएफ। देखिए पीएफ अकाउंट आप जानते होंगे, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपका पीएफ कटता है, तो आपको पता होगा कि पीएफ में अब नॉमिनी जोड़ना कंपल्सरी कर दिया गया है। तो उस नॉमिनी में आप जिसका भी नाम लिखवाओगे, उसको ये सारा पैसा मिलेगा। आपका नॉमिनी ही आपका ओनर रहेगा पीएफ के पैसों का, ठीक है? उसमें लीगल हायर्स और विल में किसी का नाम लिखा हो, ये मायने नहीं रखता। उसमें जो असली मालिक रहेगा आपके पीएफ के पैसे का, वो आपका नॉमिनी ही रहेगा, ठीक है? जिसका भी नाम आपके नॉमिनी में लिखा होगा उसी को ये पैसा मिलेगा, वही उसका ओनर है, वही उसको खर्च कर सकता है, उसको किसी को भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल फंड में। देखिए म्यूचुअल फंड बहुत लोग म्यूचुअल फंड खरीदते रखते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के केस में भी सेम बैंक वाली कंडीशन रहती है कि नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता है, नॉमिनी उस पैसे को रख सकता है, पर एज़ अ केयर टेकर उसको सँभाल के रख सकता है, पर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बाद में लीगल हायर्स को या फिर विल वाले को। ठीक है? इसके बाद देखिए शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में बिल्कुल उल्टा नियम है। शेयर्स में जिसका नाम आप नॉमिनी में लिखवाओगे, उसी को शेयर्स मिलेंगे, उसी को शेयर्स का पैसा मिलेगा, ठीक है? शेयर्स के केस में दोस्तों अगर आपने किसी फ्रेंड को नॉमिनी बनाया हुआ है या फिर फ्रेंड के फ्रेंड को बनाया हुआ है या फिर फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड को बनाया हुआ है, तो भी आपके उसी फ्रेंड को शेयर्स का पैसा मिलेगा। बेशक आप उसको जानते भी ना हो, फिर भी अगर आपने नॉमिनी में उसका नाम लिख दिया था एज़ अ दोस्त, एज़ अ फ्रेंड, तो भी सारा पैसा आपका उसी फ्रेंड का होगा, वही उसका असली मालिक रहेगा, वही उसको खर्च कर सकता है, ठीक है? बाकी आपके लीगल हायर्स और विल में किसी का नाम लिखा हो, वहाँ पर काम नहीं करता। इसके बाद देखिए बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के केस में दोस्तों वैसे नॉमिनेशन कॉन्सेप्ट नहीं होता नॉमिनेशन, वहाँ पे कोई भी नॉमिनी नहीं होता। प्रॉपर्टी सिंपली आपके लीगल हायर्स को या फिर विल अगर बनाई हुई है, तो विल के हिसाब से बढ़ जाएगी या फिर लीगल हायर्स को चली जाएगी, सिंपल ही है। फ्लैट्स की बात करें तो देखिए फ्लैट्स के केस में नॉमिनेशन होता है, मतलब कि आप किसी को नॉमिनी बना सकते हो फ्लैट्स के अंतर्गत। पर दोस्तों यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहती है कि जिसका भी नाम नॉमिनी में होगा, वो उसको एक तरह से उसकी रखवाली करेगा, पर एट लीस्ट वो जो फ्लैट्स होगा वो लीगल हायर्स या फिर विल वाले बंदे का ही होगा। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ जोड़ के कि जो लीगल हायर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए लीगल हायर्स 2 तरह के होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के। क्लास 1 में जो लीगल हायर्स आते हैं, उसमें आपका जो बेटा है वो आएगा,
आपकी जो बेटी है वो आएगी, आपकी जो वाइफ है वो आएगी और आपकी जो मदर है वो आएगी क्लास 1 के लीगल हायर्स में, ठीक है। क्लास 2 के लीगल हायर्स में आते हैं आपके जो भाई हैं, ब्रदर हैं वो, आपकी सिस्टर, आपके फादर, और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो आएंगे, अगर ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं तो वो आएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रांसफ़र होती है वो लीगल हायर क्लास 1 को होती है, उसके बाद क्लास 2 को जाती है, अगर इन केस लीगल हायर क्लास 1 में कोई है नहीं तो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, छोटा-सा कॉन्सेप्ट था और छोटी-सी वीडियो बनाई थी मैंने। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना यार, बहुत मेहनत करी है मैंने इस चार्ट को बनाने में, और एक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।